मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरागुआतो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकीन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप, जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दहाई में उसने एल गुएरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयार्डो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयार्डो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मैरिजुआना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी। इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता, लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली। उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी।
और टनल्स की एंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटी मेसा से करने का इरादा बनाया। उसने ओटे मेसा को 3 वजूहात की बिना पर चूज किया था। पहला ये कि ओटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीन्स और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसीलिए यहाँ टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्रीज के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ हैं जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं और इसकी वजह से टनल्स कोलैप्स नहीं करती थी। यानी हर लिहाज से ये शहर एल चैपो की टनल्स के लिए बहुत आइडियल था। 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलत हासिल कर लेता था और अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी अरेंज करवा लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चैपो जानता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूएसए की हुकूमत हर सूरत उसको अपने पास मंगाकर कैद करेगी और फिर वहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चैपो ने पहली बार मैक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। उसने जेल गार्ड्स को $25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल्स, ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम्स की वजह से बगैर पकड़े यूएसए और मैक्सिको की सरकार की नाक में दम किए रखा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर रेड कर दी गई। अब की बार भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मेक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और उस पर खसूसी नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 8:50 पे उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरा की आंख से छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद जब वो कैमरा पे नहीं देखा गया तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड्स अंदर गए तब तक एल चैपो जा चुका था। उसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलती थी। जमीन से 33 फुट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से इंसान गुजर सकता था। लेकिन इस बार उसकी आज़ादी ज्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोचिस में मैक्सिकन मरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और शदीद मुज़ाहमत के बाद वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन सरकार ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां वो सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को ये डर ही रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।